सभी छात्रों को एक बार फिर हम स्वागत करते हैं। हम लोग फिजिक्स में फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के बहुत सारे टॉपिक क्लियर कर चुके हैं। आज इसी चैप्टर के एक नए टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, गॉस की प्रमेय तथा अनुप्रयोग। देखिए, जो एनसीईआरटी है उसके अकॉर्डिंग विद्युत आवेश तथा क्षेत्र और गॉस की प्रमेय ये सारे फर्स्ट चैप्टर में ही रखे गए हैं, जबकि जो अदर पब्लिशर की बुकें हैं जैसे कुमार मित्तल है, बालाजी है, ठीक है, या एक्टिव है या और कोई पब्लिशर है, उन सभी में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र का एक अलग चैप्टर है और गॉस की प्रमेय का एक अलग चैप्टर है। ठीक है, तो हमें क्या, हमसे पढ़ने से मतलब है कहीं भी रखा हो। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, गॉस की प्रमेय। ठीक, तो उसमें सबसे पहले आप लोग हेडिंग बना लीजिएगा समतल कोण, प्लेन एंगल। समतल कोण। आइए समझते हैं कि समतल कोण क्या होता है। जैसे कि ये कोई एक वृत्त है, ठीक है, ये कोई वृत्त है, अगर इस वृत्त का हम एक कोई चाप ले लें, मान लीजिए ए बी चाप ले लिया, ठीक है, तो इस चाप के द्वारा जितना भी केंद्र पर कोण बनेगा उसी कोण को बोलते हैं समतल कोण। क्या बोलते हैं? समतल कोण। ठीक है, तो इसको आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो हम बोले दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक, वृत्त के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण को समतल कोण कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, वृत्त के किसी चाप के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण को समतल कोण कहते हैं। इसको थीटा से प्रदर्शित करते हैं। किससे? थीटा से। ठीक है, और एक बात, क्लास 11th में मैथ वाले बच्चे पढ़े होंगे, एक सूत्र होता है कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। वैसे फिजिक्स में भी पढ़ाया गया होगा। ठीक है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो कोण थीटा है। अच्छा, एक बात और, अगर हम इस चाप की लंबाई को s मान लें और इसकी त्रिज्या को r मान लें तो थीटा बराबर हो जाएगा s अपान r। ये होता है सूत्र। ठीक है, अच्छा, इसका अवकलन रूप भी होता है, अवकलन रूप। तो अवकलन रूप होता है डी थीटा बराबर डी एस अपान आर। ये तो देखिए बात हो गई कि इतने चाप के कारण। मान लीजिए हमें पूरे वृत्त के कारण कोण निकालना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इस अवकलन रूप का होल इंटीग्रेशन कर देंगे, मतलब संपूर्ण समाकलन। अच्छा, संपूर्ण समाकलन क्या होता है? देखिए, जो नॉर्मल इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है वो कुछ इसी प्रकार का होता है। ठीक है, आप लोगों को क्लास 11th में थोड़ा बहुत बताया गया है। और जो होल इंटीग्रेशन या टोटल इंटीग्रेशन का चिन्ह होता है वो कुछ इस प्रकार होता है। ठीक है ना, मतलब पूरा पूरा वृत्त के लिए बात हो रही है। ठीक है, तो संपूर्ण वृत्त के लिए तो होल इंटीग्रेशन डी थीटा बराबर, अच्छा आर तो कांस्टेंट है तो 1/r बाहर कर लेंगे, होल इंटीग्रेशन डी एस, ये तो थीटा बन जाएगा। अच्छा, 1/r। यहाँ आप समझिए, भाई इतने की लंबाई ऐसा है, अगर हम पूरे वृत्त के लिए बात करें तो पूरे वृत्त में ये क्या हो जाएगी, वृत्त की परिधि, और किसी भी वृत्त की परिधि 2πr के बराबर होती है। कितनी बराबर? 2πr के बराबर। तो इसके स्थान में हम क्या लिख सकते हैं, 2πr, r से r कट जाएगा तो थीटा बराबर मिल जाएगा 2π। यानी पूरे वृत्त के कारण समतल कोण निकालें तो कितना आएगा, 2π के बराबर। अच्छा, जो समतल कोण का मात्रक होता है वो रेडियन होता है, तो लिख लीजिएगा मात्रक रेडियन।
तो इसको आप लोग अगर ज़रूरतमंद चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम रब कर रहे हैं। अब अगली चीज समझेंगे घन कोण, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में क्यूब एंगल। तो हेडिंग बना लीजिएगा घन कोण। आइए समझते हैं कि घन कोण क्या होता है। जिससे मान लीजिएगा ये कोई गोला है, इस बार क्या है, गोला है। ये अच्छा, जो गोला जो होता है वो चारों तरफ से क्या होता है, पैक होता है एकदम, ठीक है। तो इस गोले का मान लीजिए हम कोई छोटा सा पृष्ठ ले लें, मान लीजिए हम इतना पृष्ठ ले लें, ठीक। तो इस पृष्ठ के द्वारा जो केंद्र पर कोण बनता है, गोले के केंद्र पर जो कोण बनेगा, उसी कोण को बोलते हैं घन कोण या क्यूब एंगल, ठीक। अच्छा, इसको हम ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो अगर इसकी भी डिफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा कि किसी गोले के एक पृष्ठ के द्वारा, ठीक, ऐसे समझिए, एक गोले के किसी पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण को क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, गोले के किसी पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। इसमें ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अच्छा, घन कोण के लिए फार्मूला क्या होता है, तो घन कोण बराबर जो होता है, घन कोण वो क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर होता है। क्या होता है, क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। अच्छा, मान लीजिएगा इस छोटे सा जो पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल a है और इस गोले की त्रिज्या r है, ठीक है। तो घन कोण ओमेगा बराबर हो जाएगा a/r²। ये होता है फार्मूला। अच्छा, इसका भी अवकलन रूप होता है, तो अवकलन रूप हो जाता है डी ओमेगा बराबर DA/r²। ये इसका अवकलन रूप है। अच्छा, जैसे हम लोग संपूर्ण वृत्त के लिए निकाले थे केंद्र पर कोण, अगर हम संपूर्ण गोले के लिए निकालना चाहें तो क्या करेंगे, इसमें भी वही काम करेंगे, होल इंटीग्रेशन, ठीक है, टोटल इंटीग्रेशन, संपूर्ण समग्र, ठीक। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए, संपूर्ण पृष्ठ के लिए, तो होल इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर 1/r²। इसके रिस्पेक्ट में तो कांस्टेंट, इसको बाहर कर लेंगे, होल इंटीग्रेशन डी ए, तो ये तो ओमेगा हो जाएगा बराबर 1/r²। अच्छा, पूरे गोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, वो होता है 4πr² के बराबर। तो ये इसकी जगह पे, पूरे की जगह पे लिख सकते हैं 4πr²। ये और ये खत्म हो जाएगा, तो ओमेगा बराबर मिल जाएगा 4π, क्या हो जाएगा, 4π, ठीक है। अच्छा, जैसे समतल कोण का मापने का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, तो इसका जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। क्या होता है, स्टेरेडियन। तो लिख लीजिएगा मात्रक स्टेरेडियन, ठीक है। मात्रक क्या होता है, स्टेरेडियन। तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के लिख लीजिएगा, ठीक है। इसको हम रब कर रहे हैं। अब अगली चीज समझने वाले हैं विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो हेडिंग बना लीजिएगा विद्युत फ्लक्स। विद्युत
फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आइए समझते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी आवेश है, इस आवेश के चारों ओर विद्युत बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये कुछ इस प्रकार धन आवेश हो चाहे ऋण आवेश हो चाहे जो हो, अगर इसके क्षेत्र में, ठीक है, कोई हमने एक तल रख दे, एक पृष्ठ रख दे, जैसे यही है, इसको रख दे, तो इस तल से होकर कोई ना कोई विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। ठीक है, कोई न कोई विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी। तो इन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को बोलते हैं विद्युत फ्लक्स। क्या बोलते हैं? विद्युत फ्लक्स। जैसे ये तल है, यहाँ से विद्युत बल रेखाएं ये मान लीजिए गुजर रही है, तो इन्हीं विद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या बोलेंगे? विद्युत फ्लक्स बोलेंगे। ठीक है, तो इसको भी आप लोग अगर लिखना चाहते हैं तो हम बोले दे रहे हैं, इसको भी लिख लीजिएगा। क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र में रखे, कहाँ? विद्युत क्षेत्र में रखे किसी तल या पृष्ठ बोल सकते हो, चाहे तल बोलिए चाहे पृष्ठ बोलिए। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में रखे या विद्युत क्षेत्र के अंदर, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। विद्युत क्षेत्र में रखे किसी तल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फिर सुन लीजिएगा, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी तल से गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसको हम फाई से लिखते हैं। इलेक्ट्रिक को दिखाने के लिए सफिक्स में ई लगा देते हैं, यानी फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। इसको हम कैसे प्रदर्शित करते हैं? फाई ई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अच्छा, फाई ई के लिए फार्मूला क्या बनेगा समझिए। जैसे मान लीजिए विद्युत बल रेखाएं हैं, ठीक है, मान लीजिए इसके क्षेत्र में कोई एक तल रखा है, तो यहाँ से विद्युत बल रेखाएं कुछ इस प्रकार गुजरेंगी। ठीक, इस प्रकार। तो इसके लिए जो फार्मूला हो जाएगा वो अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई है, और जो इस तल का एरिया है वो ए है, तो ये हो जाएगा वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ठीक, अच्छा, आप लोग क्लास 11th में एक फार्मूला पढ़े होंगे वेक्टर वाले चैप्टर में, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा, ये पढ़े होंगे। तो यहाँ देखिए, इसको ए माना जाए, इसको बी माना जाए, तो ये बन जाएगा पाई ई बराबर ई डॉट ए कॉस थीटा, ये फार्मूला है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये तो जान चुके हैं कि ये विद्युत फ्लक्स होता है। इसमें ई क्या होता है आप लिख दीजिए, जहाँ ई जो होता है विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है, और ए उस तल का क्षेत्रफल है जो उस क्षेत्र में रखा गया है, तल का क्षेत्रफल। अच्छा, यहाँ पे थीटा क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होती है कि थीटा आखिर क्या होता है। तो भैया थीटा, देखिए उससे पहले हम एक बात समझते हैं। देखिए कोई भी तल है, उसका जो क्षेत्रफल होता है उसकी भी एक निश्चित डायरेक्शन होती है। आप क्लास 11th तक ये पढ़ के आए हैं कि जो क्षेत्रफल होता है वो एक अदिश राशि होता है, लेकिन नहीं, कोई भी पृष्ठ है उसकी भी एक निश्चित डायरेक्शन होती है, एक निश्चित दिशा होती है। ठीक, अच्छा, वो दिशा क्या होती है? वह दिशा इस तल के लंबवत होती है। ठीक है, जैसे तल ऐसा है तो इसकी डायरेक्शन इधर की ओर, तल ऐसा है तो इसकी डायरेक्शन ऐसे। ठीक है,
तल ऐसा है जिसकी डायरेक्शन ऐसे है, राइट, दिख रहा है ना। यानी जैसा तल होगा उसकी डायरेक्शन उसके ऊपर परपेंडिकुलर होती है, अंतर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये थीटा समझना है कि थीटा क्या होता है। तो जो थीटा होता है वो ये विद्युत क्षेत्र और इस तल के क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण होता है। बात समझ में आ गई, विद्युत क्षेत्र तथा तल के क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। ठीक, यहाँ पे लिख लेंगे विद्युत क्षेत्र व तल के क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। ठीक, ये होता है। बात समझ में गई। जैसे मान लीजिए ये ऐसे है, कोई ये तल है, बनता नहीं, एक मिनट, जैसे ये कोई तल है, ठीक है भैया, इसकी जो डायरेक्शन होगी इस पर परपेंडिकुलर होगी। मान लीजिए जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है कुछ इस प्रकार है, तो ये जो तल के एरिया वेक्टर, ये क्षेत्रफल की डायरेक्शन है, ये विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है, इसके बीच में ये जो कोण बन रहा है, ठीक है, इसी को बोलते हैं थीटा। ठीक है, यही आपका थीटा होता है, विद्युत क्षेत्र व तल के क्षेत्रफल सदिश के बीच का कोण। ठीक है, एरिया वेक्टर। ओके, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अच्छा, इसका मात्रक जान लेते हैं। ठीक है, मात्रक, तो देखिए यहाँ पे ए क्या होता है। अच्छा, यहाँ पे देखिए ई क्या होता है, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक होता है वो कितना होता है भाई, आप फार्मूला पढ़े हैं, ई बराबर एफ अपान क्यू नॉट, यानी न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक है, तो न्यूटन बटे कूलाम। ठीक, और ए क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर। ठीक, और कॉस थीटा तो ये तो अनुपात होता है, इसका कोई मात्रक बनेगा नहीं, तो इसका मात्रक बन जाएगा, मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। ठीक है, ये इसका मात्रक हो जाएगा, राइट। चलिए इसको, अच्छा विमा के बारे में जान लेते हैं। चलिए कहाँ निकालते हैं, इधर निकाल देते हैं। ठीक है, विमा, तो देखिए ये बल के लिए होता है न्यूटन, तो बल की जो विमा होती है वो mLT-2 होती है, राइट। अच्छा, ये मीटर है, मीटर के लिए हम L2 लिखते हैं, तो L2 हो जाएगा, बटे कूलाम, कूलाम के लिए 80। ठीक है, मतलब आवेश होता है ना, आवेश का 80 हो जाएगा। ठीक है, इसको अगर एक साथ मिला देंगे, विमा mL3 हो जाएगा, mL3 T-2। अच्छा, यहाँ पे T ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा भाई, एक ये है ना, तो ऊपर जाएगा माइनस के भी हो जाएगा T-3, और A-1 ये हो जाती है इसकी विमा, राइट। चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इस पर एक सवाल लगाएंगे, फिर आज की क्लास को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, तो इसको हम रब कर रहे हैं। ओके,
आइए इस पर एक क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन ये है कि वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र वैद्युत क्षेत्र 2i कैप प्लस 4j कैप 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप के कैप न्यूटन प्रति कूलम में 10 आई कैप मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तल को रखने से कितना विद्युत फ्लक्स गुजरेगा। ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो दिस इज वेरी सिंपल। यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ई दिया है, वेक्टर ई बराबर 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। एरिया दिया है 10i कैप। अब आप जानते हैं विद्युत फ्लक्स का लिए फार्मूला वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए। तो आप लोग क्लास 11 में दो सदिशों का डॉट प्रोडक्ट निकालना सीखे हैं। उसके लिए क्या होता है 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप इंटू 10i कैप। अब देखिए, आप जानते हैं कि समान दिशा वाले का गुणनफल 1 हो जाता है, बाकी सबका 0 हो जाएगा। तो इसका गुणा करा देंगे तो 10 दूना 20। ठीक, 20 और इसका मात्रा क्या होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ओके, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। इस पे क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद आज की क्लास को समाप्त करते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये है, अगला क्वेश्चन 10 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में न्यूटन, यहाँ गलत हो गया मात्रक, न्यूटन प्रति कूलम, ठीक है, के विद्युत क्षेत्र में रखे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले तल से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। फ्लक्स की गणना कीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए कंडीशन है। एक कंडीशन ये है कि जब कुंडली नहीं, तल क्षेत्र के समांतर, क्या हो, क्षेत्र के समांतर। दूसरा केस है जब तल क्षेत्र के लंबवत
क्षेत्र के लंबवत हो। ठीक है। और तीसरा नंबर है जब तल क्षेत्र से 30 अंश का कोण बनाए। ठीक है। ये 3 कंडीशन है। तीनों कंडीशन में हमें क्या निकालना है? विद्युत फ्लक्स निकालना है। क्या निकालना है? विद्युत फ्लक्स निकालना है। चलिए इसके सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए यहाँ पे विद्युत क्षेत्र ई दिया है, ई बराबर है 10 न्यूटन प्रति कूलम। अब उस तल का एरिया चाहिए जो तल रखा गया है, ए बराबर दिया गया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, सेंटीमीटर स्क्वायर से तो काम चलेगा नहीं, तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10 टू द पावर -2 का स्क्वायर हो जाएगी, नहीं 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर हो जाएगी। ठीक। अच्छा, पहले केस में देखिए यहाँ पे जो केस दिया है वो सिर्फ और सिर्फ थीटा के लिए दिया है। तो पहले केस में थीटा क्या होगा समझो। जैसे कि मान लीजिए ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इसकी डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है। ठीक है। इस तल को कैसे रखना है समझिए। तल को रखना है क्षेत्र के समांतर, मतलब ऐसे रखना है। ये क्या हो जाएगा? क्षेत्र के समांतर हो जाएगा। अब जब तल क्षेत्र के समांतर हो जाएगा तो भैया थीटा क्या होगा समझो। थीटा क्या होता है? इसके एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की दिशा के बीच का कोण। तो इसका देखेंगे तो इसका एरिया वेक्टर इस पे लंबवत होगा, तो लंब और विद्युत क्षेत्र की दिशा उधर की होगा। तो ऐसे आप लोग न दिख रहा होगा, ऐसे देखिए ये लंब हो जाएगा और जो क्षेत्र की दिशा जो होगी, ठीक है, वो उस ओर है। दोनों पे क्या हो जा बन रहा है? परपेंडिकुलर 90 डिग्री। कैसे बनेगा? 90 डिग्री, मतलब ऐसे समझिए ये तल हो गया। अब इस पर ये लंबवत हो जाएगा ना भाई, ये समांतर हो गए और ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया। तो इस केस में थीटा क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक। अब आप जानते हैं फाई ई बराबर ई ए कास थीटा। बस रखना है। ई की वैल्यू दिया है 10, ए की वैल्यू दिया है 20 × 10 की घात -4 कास थीटा। थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। अच्छा, कास 90 अंश की वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना, तो फाई ई बराबर हो जाएगा 0। इस केस में कोई भी विद्युत तल रेखाएं नहीं गुजरेगी। आप खुद ही देख सकते हैं, ये देखिए सीधा सीधा निकल जाएगा, कोई भी विद्युत तल रेखाएं नहीं गुजरेगी। ठीक। अच्छा, सेकेंड केस में समझिए। सेकेंड केस में कह रहा है कि जब तल क्षेत्र के लंबवत हो। लंबवत का मतलब कुछ इस प्रकार हो भाई, तल उसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाइए। देखिए 90 डिग्री बन रहा है ना। ठीक है, इसको देखिए, इसको तो ये 90 डिग्री बन रहा है, मतलब कहने का मतलब है ऐसे रखा है। तो ये तल तल हो गया है। अब ये क्षेत्र की दिशा हो गई, तो इसके तल के बीच में 90 का कोण बना है। अच्छा, थीटा क्या होगा? इसका एरिया वेक्टर और क्षेत्र की दिशा। तो इसका जैसे तल उधर की ओर है तो एरिया वेक्टर ऐसे आएगा। अब एरिया वेक्टर और इसके क्षेत्र की दिशा दोनों सेम डायरेक्शन में है, इसका मतलब थीटा क्या होगा? 0 होगा इस बार। थीटा बराबर 0। ठीक है, तो फाई ई बराबर हो जाएगा ई ए कास थीटा होता ही है। ई की वैल्यू है 10 न्यूटन, ए की वैल्यू है 20 × 10 की घात -4 कास थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है? 0। जब कास 0 का मान क्या होता है? ये 2 बीतम 200। कास 0 अंश का मान होता है 1। इसको हल करेंगे तो 2 × 10 की घात -2। ठीक है, ये फाई हो जाएगा।
न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अच्छा, उसके बाद थर्ड केस में कह रहा है कि जब कुंडली क्षेत्र की दिशा से 30 अंश का कोण बनाए, कुंडली नहीं तल, जैसे ये चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन कुछ इस प्रकार है और इसका तल कुछ ऐसे बने, ऐसे हो, ठीक है। तो 30 अंश का कोण बनाएगा तो थीटा क्या हो जाएगा, तो भैया थीटा निकालने के लिए हम 90 से 30 को घटा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे थीटा हो जाएगा 90 माइनस 30, ये हो जाएगा 60 डिग्री। कितना होगा 60, बस निकाल लेना है भाई। आप जानते हैं फाई ई बराबर होता है ई ए कास थीटा। ई की वैल्यू 10, ए की वैल्यू कितना है 20 गुणे 10 की घात माइनस 4, कास थीटा कास 60, कास ये बेतहमा 200 गुणे 10 की घात माइनस 4, कास 60 अंक कमाने के बटे 2, ये और ये खत्म हो जाएगा 100, यानी कुल मिला के 10 की घात माइनस 2 पाई ई कितना हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ये बन जाएगा, ठीक है। आई होप आप लोगों को तीनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे, ठीक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो फिलहाल अब हम आज की क्लास को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे गॉस की प्रमेय, ठीक। तो तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए और अच्छे से तैयारी करते रहिए। एक बात हम आप लोगों को बताए थे कि कुछ ही दिनों में हम मैथ की क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं और हाई स्कूल की मैथ स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इधर कुछ घर पे प्रॉब्लम आ जाने के कारण क्लासेस रुक गई थी, ठीक है। अब रेगुलर आप लोगों की क्लास से चलेंगी, ठीक। और कुछ ही दिनों में आप लोगों की मैथ्स की क्लास चलेगी और साथ ही साथ हाई स्कूल वाले जो भी बच्चे हैं उनके लिए भी मैथ और साइंस की क्लासेस चलेंगी, ठीक। तो तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि दूसरे बच्चों को भी पढ़ने में आसानी हो, ठीक है। अगर कोई बात ना समझ में आ रही हो तो नीचे कमेंट कर दिया करें, तो वो उसको हम उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और आप लोग क्वेश्चन लगाते रहिएगा, अगर हो सकेगा टाइमिंग मिलेगा तो हम कोई एक पब्लिशर की बुक उठाएंगे, उसका एक एक सवाल करवाएंगे, ठीक है। चलिए धन्यवाद तब तक के लिए।